एक ऐसा वकील था जिसने कभी कोर्ट में खड़े होकर किसी केस में बहस नहीं की। उसके दरबार में खुद कोर्ट लगती थी और वो खुद ही फैसला सुनाता था। ऐसा वकील जो कभी कचहरी नहीं गया और कोर्ट में किसी केस की बहस नहीं की। लोगों को ब्लैकमेल करके उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके दरबार में दरोगा, इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस और पीपीएस अफसर माथा टेकने आते थे। प्रदेश के हर बड़े एनकाउंटर के बाद पुलिस अफसर उससे सलाह लेने और फर्द लिखवाने पहुंचते थे। साकेत नगर में उसके दफ्तर में दरबार सजता था। अफसरों से लेकर शहर का हर एक रसूखदार आदमी यहाँ दंडवत हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अखिलेश दुबे का कच्चा चिट्ठा खंगाल रहे पुलिस अफसरों की माने तो अधिवक्ता अखिलेश दुबे मूल रूप से फर्रुखाबाद के गुरु सहायगंज का रहने वाला है। उसके पिता सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे और मेरठ में तैनात थे। यहाँ रहने के दौरान अखिलेश दुबे ने कई अपराध किए तो पुलिस पीछे पड़ गई। इसके बाद वह भागकर कानपुर आ गया। बात करीब 1980 के दशक की है। अखिलेश दुबे किदवई नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा और दीप सिनेमा के सामने स्टैंड चलाता था। इस दौरान मादक पदार्थ तस्कर मिश्री जायसवाल के साथ काम करने लगा और उसके अवैध कारोबार में संलिप्त हो गया। वर्चस्व को लेकर अखिलेश दुबे का कानपुर के चर्चित अपराधी व गैंगस्टर गोपी नाई से रंजिश शुरू हो गई। रंजिश इस हद तक बढ़ गई कि गैंगस्टर अखिलेश दुबे की हत्या करने की फिराक में घूमने लगे। इधर किदवई नगर पुलिस ने अखिलेश के अपराध को देखते हुए उसे थाने के 10 नंबर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर दिया था। तब के जमाने में गुंडा एक्ट या अन्य निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होती थी। अपराधियों का नाम 10 नंबर रजिस्टर में लिखा जाता था और इस रजिस्टर में दर्ज अपराधी को 10 नंबरी कहा जाता था। गोपी नाई से रंजिश और हत्या के डर से अखिलेश दुबे किदवई नगर से भागकर राम मोहन हाता के खलीफा गैंग की शरण में पहुंच गया। साथ ही एक कांग्रेसी नेता मिश्रा जी ने भी दुबे को शरण दिया। इधर दुबे मजबूत गैंग के शरण में आने के बाद कई पुलिस वालों के संपर्क में आ गया और अपराधियों की मुखबिरी करने लगा। इस दौरान शहर के चर्चित अपराधी अपने दुश्मन गोपी नाई का पुलिस से साठगांठ व मुखबिरी करके करीब 1995 में एनकाउंटर करवा दिया। इसके बाद से ही अखिलेश दुबे का उदय हुआ। नाई के इनकाउंटर के बाद दुबे का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद शहर के कई बड़े अपराधी दुबे के संपर्क में आ गए तो दूसरी तरफ अखिलेश दुबे भी पुलिस का मजबूत मुखबिर बन गया। धीरे धीरे कई थानेदार, दरोगा, इंस्पेक्टर संपर्क में आए। इसी बीच दुबे ने जुगाड़ से लॉ की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद उसने पीएचडी का दावा करके अपना नाम डॉक्टर अखिलेश दुबे लिखा। अपने दुश्मन गोपी नाई का इनकाउंटर करवाने के बाद दुबे ने अपनी जान बचाने के लिए अपराधी दुर्गा नाई का भी इनकाउंटर कराया। इसके बाद तो मानो पुलिस वाले अपराधियों का इनकाउंटर कराने व पकड़ने के लिए दुबे से संपर्क करने लगे। यह करीब 1995 से 2000 के बीच दुबे की पुलिस वालों से नजदीकियां बढ़ती चली गई और फिर एक के बाद एक संजय ओझा, रफीक, बिल्लू को दिल्ली से लाकर पुलिस ने इनकाउंटर में मारा। शमीम दुरंगा, दीपक धोबी समेत 15 से ज्यादा अपराधियों का इनकाउंटर में पुलिस से मरवा दिया। इधर पुलिस वालों के साथ रहते रहते दुबे ने पुलिस की फर्द लिखने की बेसिक जानकारी हासिल कर ली थी। इसके बाद वह फर्द लिखाने में पुलिस की मदद करने लगा। साथ ही अखिलेश दुबे ने इस दौरान पुलिस की अच्छी लिखा पढ़ी करने वाले रिटायर मुंशी, दरोगा और इंस्पेक्टरों को अपने यहाँ नौकरी दे दी और फिर उनसे पुलिस की विवेचनाएं कराने लगा। शुरुआत में तो कानपुर के हर बड़े केस की फर्द दुबे के दरबार में ही लिखी जाती थी, लेकिन कानपुर में तैनात अफसर दूसरे जिले में गए तो भी दुबे की मदद लेते रहे और दुबे का पूरे प्रदेश में पुलिस महकमे में मकड़जाल तैयार हो गया। कानपुर में सबसे बड़े अपराधियों का D2 गैंग का रफीक बड़ा बदमाश था। चर्चा है कि अखिलेश ने रफीक को जूही यार्ड के पास मुठभेड़ में मरवा दिया। तब दुबे की दहशत ज्यादा कायम हो गई कि इतने बड़े गैंगस्टर का पुलिस कस्टडी में हत्या करवा दी। जबकि रफीक ने कोर्ट में कहा था कि उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद अखिलेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दरोगा, इंस्पेक्टर से लेकर कप्तान तक उसके दरबार में आना जाना शुरू हो गया। हालत यह हो गई कि दफ्तर के बाहर परमानेंट लाल बत्ती, नीली बत्ती, हूटर बजाते हुए पुलिस अफसरों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। इनकाउंटर हो या शहर का कोई बड़ा मामला, सबकी फर्द दुबे के दफ्तर में ही लिखी जाती थी। जैसे कि कानपुर का चर्चित ज्योति मर्डर केस या फिर गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर या फिर प्रयागराज के अतीक अशरफ का मामला। हर मामले में पूरे प्रदेश भर के अफसर उसके दरबार में
सलाह लेने और फर्द लिखाने के लिए डेरा डाले रहते थे। पुलिस की कमजोरी को ही दुबे ने अपनी मजबूत ढाल बना ली। दुबे ने वर्ष 2000 के करीब साकेत नगर में जगह लेकर अपना दफ्तर बनाया था। इसके बाद वहां पर पुलिस वालों का उठना बैठना शुरू हो गया। इस दौरान एक केडीए बीसी अखिलेश दुबे पर इस कदर मेहरबान हुआ कि कई पार्क उसे लीज पर दे दी। पार्क में अखिलेश दुबे ने अपना स्कूल और गेस्ट हाउस समेत अन्य कारोबार अवैध ढंग से शुरू कर दिया। रसूख बढ़ता गया तो अखिलेश दुबे ने दीप सिनेमा के सामने अपने दफ्तर का और विस्तार कर दिया। इधर 2010 के करीब कानपुर में पहुंचे एक एसएसपी से इतनी नजदीकियां बढ़ी कि उनका अखिलेश दरबार में उठना बैठना शुरू हो गया। मानो अघोषित रूप से अखिलेश दुबे ही शहर के कप्तान हो गए थे और पूरा शहर साकेत नगर स्थित दुबे के दफ्तर से ही संचालित होने लगा। इसके बाद अखिलेश दुबे के यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दरोगा इंस्पेक्टर से लूट मारने पहुंचने लगे। फिर से सिंडिकेट लखनऊ और पूरे प्रदेश तक फैल गया। जेल भेजे जाने से पहले तक अखिलेश दुबे प्रदेश के किसी भी बड़े एनकाउंटर पर बतौर स्पेशलिस्ट सलाह देते और जरूरत पड़ती तो बकायदा पुलिस अफसरों के साथ मौका मुआयना भी करने जाता था। अखिलेश ने कानपुर शहर में राज करने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया। जो भी कोई अखिलेश दुबे की बात नहीं मानता था या फिर उसके जमीनों के कारोबार में अड़चन पैदा करता था, अखिलेश उसके खिलाफ झूठी रेप और SC/ST एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करवाकर जेल भेजवा देता था। जिसने भी अखिलेश दुबे की खिलाफत की उसका जेल जाना तय था। इस वजह से उससे कोई पंगा नहीं लेता था और पूरे शहर में उसकी दहशत थी। बिल्डर हो या उद्योगपति या फिर कोई नेता, हर कोई उसकी मदद के लिए दरबार में पहुंचता था। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को जब इस फर्जी FIR उद्योग की जानकारी हुई तो उन्होंने सांसद की शिकायत पर एक SIT का गठन किया। जब पुलिस के सामने 54 ऐसे रेप के मामले आए जिसमें वादिनी का पता ही नहीं चल रहा था, उसमें 10 से 12 ऐसे केस थे जो सीधे तौर पर दुबे से जुड़े थे। ये सभी फर्जी FIR सिर्फ रंगदारी वसूलने, लोगों को ब्लैकमेल करने या फिर जमीन के विवादों को सॉर्ट आउट करने के लिए दर्ज कराई गई थी। इसमें एक FIR भाजपा नेता रवि सतीजा की भी थी, जिसमें अखिलेश दुबे को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात सच है कि अखिलेश दुबे के तमाम सारे IAS और PPS अफसर ऐसे थे जो खुद पैर छूते थे। कानपुर में कुछ साल पहले तक तैनात रहे एक IG रैंक के अफसर तिवारी जी के कार्यकाल में अखिलेश दुबे को सबसे ज्यादा संजीवनी दी और वह सार्वजनिक तौर पर दुबे के पैर छूते थे। यह तो एक महज वानगी है। दुबे के यहाँ हाजिरी लगाने वाले और पैर छूने वाले IPS और PPS अफसरों की बहुत लंबी लिस्ट है। दरोगा इंस्पेक्टर की तो इतनी भारी तादाद है कि उनकी गिनती कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। सांसद अशोक रावत ने रेप की झूठी FIR दर्ज कराने वाले गिरोह की जांच कराने को लेकर पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने SIT का गठन किया था। SIT का गठन होते ही दुबे ने अपने गैंग में शामिल लड़कियों को झारखंड और छत्तीसगढ़ भिजवा दिया। 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां उसके गैंग में शामिल थीं। इन लड़कियों का इस्तेमाल वह झूठे रेप में मुकदमे दर्ज कराकर अपने विरोधियों को जेल भेजवाने में इस्तेमाल करता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उस्मानपुर कच्ची बस्ती की लड़कियों और महिलाओं को रुपए देकर रेप की रिपोर्ट दर्ज कराता था। एक रेप की FIR दर्ज कराने में महिलाओं और लड़कियों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक देता था। पुलिस गैंग में शामिल लड़कियों की तलाश में जुटी है। इन सभी लड़कियों को अब पुलिस और कोर्ट में भी बचाने का भी काम करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि आखिर एक ऐसा माफिया जिसके हर विभाग की पोस्ट पर उसके ही आदमी तैनात थे, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर KDA, DM ऑफिस या मंडलायुक्त कार्यालय, सभी जगह के अफसर और कर्मचारियों तक उसकी जड़ें फैली हुई थीं। पुलिस कमिश्नर की पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उन्हें पता चला कि दुबे सिंडिकेट का दरबारी ही उनका PRO है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पल पल की सूचनाएं दुबे को देता है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने उसे हटाया और उसके खिलाफ जांच बैठा दी। पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही KDA में 15 से 16 जुलाई के बीच सारे अनुभागों में भारी फेरबदल कर दिया गया था। जहां लंबे समय से एक ही कुर्सी पर जमे 100 कर्मचारी दूसरे अनुभागों में भेज दिए गए, वहीं प्रवर्तन की पूरी टीम ही बदल दी गई। बड़े अफसरों को हटाकर छोटे अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस कार्रवाई के पीछे पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की एक गोपनीय रिपोर्ट भी बड़ी वजह थी, जिससे उन्होंने KDA उपाध्यक्ष को अवगत कराया था। अब चर्चित वकील के मामले जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे उसकी टास्क फोर्स में शामिल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर ने फर्जी रेप के मुकदमे को लेकर जो एसआईटी गठित की थी उसमें जांच के दौरान 54 ऐसे मामले सामने आए जो रेप के झूठे मामले थे। सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें से करीब 10 से 12 मामले तो सीधे अखिलेश दुबे से जुड़े रहे। इसी में एसआईटी के पास पहुंचा एक मुकदमा भाजपा नेता रवि सतीजा का था। रवि सतीजा के एक संपत्ति विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिलेश दुबे ने झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। जेल भेजवाने की तैयारी थी, लेकिन सतीजा ने दुबे के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर रुपए देकर समझौता किया। जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो रवि सतीजा ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। अखिलेश दुबे ने ब्लैकमेल करने और रंगदारी वसूलने के लिए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। दुबे की जड़ें शासन प्रशासन में इतनी मजबूत थी कि कानपुर पुलिस कमिश्नर का उसे जेल भेजना मुश्किल ही नहीं असंभव सा था। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित करके जांच शुरू की तो लखनऊ के एक बड़े आईपीएस अफसर तो दीवार बनकर खड़े हो गए। कमिश्नर अखिल कुमार के पास 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों ने दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर पैरवी की, लेकिन अखिल कुमार डिगे नहीं। उनकी कार्रवाई और जांच जरूर धीमे पड़ गई थी। जांच के दौरान उन्हें रेप की फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का सिंडिकेट, अरबों की जमीनों पर दुबे का कब्जा, कई आईपीएस और पीपीएस अफसरों के साथ दुबे का जमीनों का कारोबार समेत ऐसे ऐसे साक्ष्य हाथ लगे कि वो भी दंग रह गए। इतने साक्ष्य होने के बाद भी दुबे पर एक्शन को लेकर लखनऊ में बैठे अफसर राजी नहीं थे। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। भाजपा नेता रवि सतीजा समेत तमाम सारे लोगों ने गोपनीय ढंग से सीएम से मुलाकात करके अखिलेश दुबे के पूरे सिंडिकेट के बारे में जानकारी दी। बताया कि अखिलेश दुबे का आईपीएस अफसरों के साथ जमीनों और कई धंधों में पार्टनरशिप है, इस वजह से कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसके बाद सीएम ने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को लखनऊ में तलब किया। अखिल कुमार ने सीएम के सामने अखिलेश दुबे का पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया। इसके बाद सीएम ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। तब जाकर अखिलेश दुबे को अरेस्ट करके पुलिस ने जेल भेजा और उसके सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। अखिलेश दुबे एक ऐसा वकील था जिसने कभी कोर्ट में खड़े होकर किसी केस में बहस नहीं की थी। उसके दरबार में खुद कोर्ट लगती थी और दुबे ही फैसला सुनाता था। ऐसा वकील जो कभी कचहरी नहीं गया और कोर्ट में किसी केस की बहस नहीं की, सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर पुलिस अफसरों के लिए उनके जांचों की लिखा पढ़ी करता था। बड़े बड़े केस की लिखा पढ़ी दुबे के दफ्तर में होती थी। इसी का फायदा उठाकर वह लोगों के नाम निकालने और जोड़ने का काम करता था। इसी डर की वजह से बीते 3 दशक से उसका कानपुर में बादशाहत कायम थी। कोई भी उससे मोर्चा लेने के लिए स्थिति में नहीं था। हाल ही में अखिलेश दुबे ने अपनी बेटी की शादी आगरा के ताज होटल से की थी। शादी में 1-2 नहीं 40 से 50 आईपीएस अफसर पहुंचे थे। पीपीएस और दरोगा इंस्पेक्टरों की तो गिनती ही नहीं थी, जबकि जो बेहद नजदीकी हैं सिर्फ उन्हीं को निमंत्रण दिया गया था। शादी में अधिवक्ता अखिलेश दुबे का रसूख देखने को मिला था। किसी एमपी, एमएलए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर की घरेलू शादी में भी ऐसा रसूख देखने को नहीं मिलता है। शादी में सीनियर आईपीएस अफसर बारातियों की अगुवाई कर रहे थे। एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अफसर तो बारातियों की प्लेट तक परोस कर लगा रहे थे। दुबे का सिंडिकेट मौजूदा समय में इतना मजबूत हो गया था, 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों आईपीएस अफसरों की काली कमाई दुबे ने जमीनों के कारोबार में लगा रखी है। लखनऊ उन्नाव से ट्रांसफर हुए मैनपुरी लखनऊ के पीपीएस स्तर के अफसर तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कंपनी बनाकर काम कर रहे थे। इस कंपनी में चंद महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी हुई है। पुलिस कमिश्नर ने इसके भी दस्तावेज समेत अन्य साक्ष्य जुटा लिए हैं। जल्द ही पुलिस कमिश्नर इन पीपीएस अफसरों पर भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। जेल भेजा गया अधिवक्ता अखिलेश दुबे इतना शातिर है, उसे पत्रकारों की ताकत का बखूबी अंदाजा था, तो उसने सबसे पहले अपना एक न्यूज चैनल खड़ा किया। यह भी अफसरों पर दबाव बनाने का एक बड़ा हथियार था। कानपुर से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक के पत्रकार उसके सिंडिकेट में सीधे तौर पर जुड़े हैं। पुलिस अफसरों को अपने सिंडिकेट में शामिल किया और उनकी काली कमाई का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ का मालिक बन बैठा। इसके साथ ही कानपुर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी उसके संपर्क में हैं, जो उसके काले कारनामों को संरक्षण देते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।